अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल पर आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी का उन्वान है कुंडली। शर और खैर की कशमकश अज़ल से जारी है। इस कहानी में आप इसी कशमकश की एक झलक देखेंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। इस किस्से की असल इब्तदा तो बहुत बाद से हुई, लेकिन मैं इसे वहां से शुरू करता हूं जब मेरी उम्र सिर्फ 6 दिन की थी, ताकि बाद में जो वाकयात बयान हों उनकी तवज्जी आपके जहन में साथ साथ होती रहे। उस जमाने में हमारा पूरा खानदान भारत के शहर रामनगर में मुकीम था। रामनगर बनारस के करीब एक छोटा सा शहर है। दादाजी की जमीनें थी और एक बड़ी सारी हवेली जिसमें उनके 9 बेटे इकट्ठे रहते थे। वालिद साहब अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी शादी कम उम्री में हो गई थी। जब मेरी पैदाइश हुई तो उस वक्त उन्होंने नई नई वकालत शुरू की थी। वो तहरीके पाकिस्तान के भी सरगर्म रुकन थे। उनका जहन अपने वालिद और दीगर भाइयों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ था। दादाजी को शिकार और कुत्ते पालने का शौक था। मेरे चाचा भी मुर्गे लड़ाते और सैर व तफरीह में वक्त पास करते। पूरे ख़ानदान में सिर्फ मेरे वालिद साहब थे जिन्होंने आला तालीम हासिल की थी। मेरे दीगर चाचाओं में से सिर्फ नईम चाचा ने मैट्रिक पास किया था और वही ज़मीनों का इंतज़ाम संभालते थे। मेरी पैदाइश के 7वें रोज़ मेरा अकीका हुआ और एक ज़बरदस्त जश्न का एहतमाम किया गया। दादा के बहुत से दोस्त हिंदू भी थे। उनमें से एक तुलसी दास जोगी थे। दरअसल वो दादा के बचपन के दोस्त थे। जवानी में उनकी किसी ऐसे साधु से मुलाकात हुई जो कई बरस की तपस्या करने के बाद जंगल से शहर में आया था। उससे मुलाकातें बढ़ती गई और रफ्ता रफ्ता उसका रुझान भी उस तरह बढ़ता गया। वालिद साहब ने बताया, तुलसीदास ने भी बहुत से कठिन मुजाहिदे किए जिससे उसके पास बहुत सी शक्तियां जमा होती गईं। ये तुलसीदास उन दिनों रामनगर आया हुआ था, लिहाजा दादा ने उसे भी मेरे अकीके की तकरीब में मदऊ किया। अम्मा बताती हैं कि मैं पंगूड़े में आंखें मूंदे लेटा था और हर एक मेरी मनमोहनी सूरत देख देख कर खुश हो रहा था कि दादाजी तुलसीदास का हाथ पकड़कर इस तरफ ले आए और अपनी घनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, भाई तुलसीदास, ये अब्दुल करीम खान का पोता शाहिद अली खान है। जरा बताओ तो सही कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। मेरी सूरत देखते ही तुलसीदास की आंखें फैलती चली गईं। उसके चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। न जाने उसे मेरी सूरत में क्या नजर आ रहा था। दादाजी ने उसे टहोका देते हुए पूछा, कहाँ खो गई भाई तुलसीदास। तुलसीदास ने कहा, धीरज धीरज, बताता हूं। ये कहकर तुलसीदास मेरे पंगूड़े के करीब बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। तकरीब में शरीक बहुत से लोग इस तरफ जमा हो गए थे और पर्दे के पीछे औरतें भी कान लगाए खामोश खड़ी थीं। गोया सब पर सख्ता सा तारी हो गया था। तुलसीदास ने आंखें खोली और आहिस्ता आहिस्ता गोया हुआ। हर एक उसकी आवाज पर हमातन गोश था। कहने लगा, करीम खान, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये बच्चा बड़ा होकर जबरदस्त शक्तियों का मालिक होगा और श्री राम जी का सच्चा भगत। दादाजी ने उसकी बात काटी और बोले, क्या मतलब। तुलसीदास ने कहा, इसकी जन्म कुंडली में यही लिखा है कि यह हिंदू धर्म इख्तियार करेगा। इसकी आत्मा इसे हिंदू धर्म की तरफ ले आएगी। हमारे खानदान के मर्द और औरतें सब उसकी बात से परेशान हो गए थे, जबकि हिंदू मेहमान दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे लेकिन जुबान से खामोश थे। मेरे वालिद साहब ने कहा, क्या ये बड़ा होकर हिंदू बन जाएगा। अगर तकदीर में यही लिखा है तो मैं आज इसका गला खुद अपने हाथों से दबाए देता हूं। मेरे वालिद साहब खुनखार आंखों से तुलसीदास को घूरते हुए मेरे पंगूड़े की तरफ बढ़े। उस वक्त तुलसीदास अजीब कश्मकश में मुब्तला नजर आया। उस रोज मेरे खतने भी हुए। उस लम्हे तेज हवा का झोंका आया और मलमल का वो कपड़ा जिसे मक्खियों से हिफाजत के लिए मेरे पंगूड़े पर ढांका गया था, एक तरफ हट गया। ऐन उस वक्त मैंने पेशाब कर दिया जो पंगूड़े से बाहर गिरा और करीब बैठे हुए तुलसीदास की चमकदार चंदिया को सैराब कर गया। तुलसीदास हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। दादाजी ने जबरदस्त कहका लगाया और बोले, भाई तुलसीदास, शाहिद अली खान तो आज भी जबरदस्त शक्ति का मालिक है। देखो तो जरा
اس نے تمہاری بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ اور پھر تقریب کے وہ تمام شریک جو تلسی داس کی پیشن گوئی سن کر پریشان ہو گئے تھے، وہ سب ہنسنے لگے۔ والد صاحب جو جذباتی انداز میں آگے بڑھنے لگے تھے، اپنی جگہ ٹھہر گئے اور سب کے ساتھ کہہ لگانے لگے۔ اسی لمحے دادا جی کو خیال گزرا کہ اس محفل میں بہت سے ہندو بھی شریک ہیں، جن کا شمار رام نگر کے دولت مندوں میں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس واقعے کا کہیں ان میں سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لے۔ دراصل وہ دور بہت پرفتن تھا۔ ہندوستان کے بہت سے شہروں میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے۔ دادا جی آگے بڑھے اور اپنے رومال سے تلسی داس کی چندیا صاف کی اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں لے گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، پاکستان وجود میں آ گیا۔ دادا جی جو اس سے پہلے اپنی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے اور کہتے تھے کہ اس زمین میں ہمارے بزرگ دفن ہیں، ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے، شاید ہندوؤں کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھ کر اور تحریک پاکستان کے نعروں کی کشش سے متاثر ہو کر جوش و خروش کے ساتھ پاکستان جانے پر آمادہ ہو گئے۔ ابو نے بھی دادا جی کو بہت سمجھایا تھا۔ اب پاکستان جانے کی تیاری ہونے لگی، ضروری اور اہم سامان باندھا جانے لگا اور باقی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے الگ جمع کیا جانے لگا۔ اماں کہتی ہیں اس وقت ہم اپنے ہی گھر میں مسافر بن گئے تھے، کوئی چیز کہاں پڑی تھی، کوئی سامان میں بندھی ہوئی تھی، بس ایک افراتفری کا عالم تھا۔ اماں نے مجھے دودھ پلا کر ایک طرف لٹایا اور کسی کام سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس وقت گھر کے مرد بھی حویلی سے باہر تھے کہ اچانک ایک بندر دیوار پھاند کر اندر کود گیا اور سیدھا اس کمرے میں جا گھسا جہاں اماں مجھے لٹا کر گئی تھی۔ بندر نے ایک ہاتھ سے مجھے اٹھایا اور بڑی مہارت سے کودتا پھاندتا یہ جا اور وہ جا۔ اماں جب کمرے میں واپس آئیں تو مجھے اپنے بستر پر نہ پا کر ان کا دل دہل گیا، کیونکہ حویلی کے اس حصے میں اس وقت اماں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی حویلی کے مردانے حصے میں آ گئی۔ اس وقت دادا جی نوکروں کو کچھ ہدایت دے رہے تھے۔ اماں نے چیختے ہوئے بے ربط جملوں میں انہیں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ سب نے مل کر حویلی کا کونا کونا چھان مارا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کون لے جا سکتا ہے۔ پھر محلے اور ارد گرد کے علاقے میں تلاش شروع ہوئی۔ والد صاحب ان دنوں کسی کام سے بنارس گئے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اماں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ خود دادا جی کا دل بھی اندر ہی اندر بیٹھتا جا رہا تھا۔ تلاش کرتے کرتے نعیم چاچا جب قریبی محلے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک گلی میں چند بچے شور مچاتے ہوئے ایک جانب بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بچے کو پکڑ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس بچے نے بتایا کہ ایک بندر چھوٹے سے بچے کو اٹھائے ہوئے گھروں کی چھتوں اور دیواروں سے ہوتا ہوا ایک طرف بھاگا جا رہا ہے۔ بچوں نے جس طرف بتایا تھا چچا بھی اسی طرف دوڑے۔ اس گلی کے بعد بڑا سا میدان تھا اور اس کے آگے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ اتنے میں میرے وہ چچا جو سائیکل پر مجھے ڈھونڈنے نکلے تھے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے نعیم چاچا کو سائیکل پر پیچھے بٹھایا اور تیزی سے میدان میں جا پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، میدان بالکل خالی تھا۔ میدان کے دوسرے سرے پر اکا دکا کتے نظر آئے جو کبھی کبھار ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے۔ بندر شاید بچوں کے شور شرابے کو دیکھ کر کسی گھر کی چھت پر دبک گیا تھا اور راستہ صاف ہونے کے انتظار میں تھا۔ یہ سوچ کر نعیم چاچا نے بچوں کو خاموش کرایا اور خود بھی دم ساتھ کر بیٹھ گئے۔ گلی کے گھروں کی عورتیں بھی دروازے سے جھانک رہی تھی۔ ایک عورت نے لکڑی کا بلم جس سے اس زمانے میں کپڑا دھوتے وقت کپڑوں کو کوٹا جاتا نعیم چاچا کو اپنے گھر سے لا کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسری عورتیں بھی اپنے گھروں سے بلم لے آئیں۔ اس طرح تینوں چچا اور وہ 3 لڑکے جو عمر میں دوسرے بچوں سے بڑے تھے بلم سے مسلح ہو گئے۔ بندر بہت چالاک تھا۔ کافی دیر تک یہ لوگ دم سادے بیٹھے رہے تو وہ آخری گھر کی دیوار کی اوٹ سے نمودار ہوا۔ نعیم چاچا نے سب کو پیچھے کر دیا اور خود جھانک کر دیکھنے لگے کہ بندر جس بچے کو لے کر بھاگا ہے وہ واقعی ان کا بھتیجا یعنی میں ہی ہوں۔ انہوں نے میرے کپڑوں سے مجھے فوراً پہچان لیا۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر بندر کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کہیں وہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر نعیم چاچا نے فیصلہ کیا کہ میدان کی دائیں طرف سے جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بندر کا پیچھا کیا جائے۔ یقیناً بندر کا کوئی ٹھکانہ تو ضرور ہوگا جہاں وہ بچے کو لٹائے گا۔ وہاں یا تو بندر کو پکڑ لیا جائے یا پھر اس کو ڈرا دھمکا کر بھگایا جائے۔ ادھر بندر نے پہلے چوکنا ہو کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ ادھر یہ لوگ بھی اس کے متوازی آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد
बंदर की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से वो दरख्त पर नहीं चढ़ा, वरना मुमकिन था कि उसका पीछा करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता और वो आंखों से ओझल हो जाता। अभी वो कुछ दूर ही चला होगा कि घास फूस की एक झोंपड़ी नजर आई। बंदर का रुख उसी तरफ था। बंदर ने जैसे ही झोंपड़ी के सामने मुझे लिटाया, नईम चाचा ने पीछे से बलम का वार पूरी कुव्वत के साथ बंदर के सर पर किया कि बंदर का सर बुरी तरह फट गया और वह जमीन से कई फीट ऊपर उछला और ढेर हो गया। फहीम चाचा ने मुझे जल्दी से गोद में उठाया और असलम चाचा के साथ साइकिल पर तेजी से घर को रवाना हो गए। दूसरे लड़के भी उनके पीछे चल दिए। उधर नईम चाचा पर शदीद जुनून सवार हो गया था। वो उस वक्त तक बंदर पर बलम के वार करते रहे जब तक उन्हें यह यकीन न हो गया कि बंदर के अंदर अब जिंदगी की जरा भी रमक बाकी नहीं है। उन्होंने सर उठाया तो कुछ देर तक उन पर सकते की सी हालत तारी हो गई। दरअसल झोंपड़ी से तुलसीदास बरामद हुआ था। चाचा एक लम्हा में बहुत सी बातें समझ गए और उन्होंने आओ देखा न ताओ तुलसीदास के ऊपर पिल पड़े। चाचा अखाड़े के तरबियत याफ्ता थे और रामनगर के कई दंगल में हिस्सा भी ले चुके थे और तुलसीदास का जिस्मानी मुशक्कत से दूर का भी वास्ता नहीं रहा था। इसलिए चाचा के आगे कुछ ही देर में बेबस हो गया। चाचा के वार से उसके कई दांत भी टूट गए। उसने भागने में ही आफियत समझी, लेकिन जाते जाते मुंह ही मुंह में न जाने क्या पढ़कर चाचा की तरफ रुख करके फूंक गया कि नईम चाचा जब घर आए तो उन्हें सख्त बुखार चढ़ गया। रात तक वालिद साहब भी घर वापस आ गए थे। फौरन एक डॉक्टर को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और दवा दी, लेकिन नईम चाचा की हालत खराब होती गई। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दरअसल ये वाकया कुछ इस तरह रुनमा हुआ था कि सब पर दहशत सी तारी हो गई थी। खास तौर पर तुलसीदास का किरदार सबके जहनों में बहुत भयानक सूरत में सामने आया था। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये हिंदू जोगी एक बच्चे को हासिल करने के लिए ये तरीका भी इख्तियार कर सकता है। फौरन दादाजी ने 4 बकरे ज़िबा करवाए और मेरा और नईम चाचा का सदका दिया। ये इत्तफाक है कि मैं उस पूरे वाक़े के दौरान मुस्तकिल सोता रहा था और जब घर वापस पहुंचकर फ़हीम चाचा ने मुझे अम्मा की गोद में दिया तो अम्मा की यूं जान में जान आई कि गोया उनका वजूद मेरे बगैर बेरूह सा हो गया था। जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 माह थी। मैंने माँ का लम्स पाया तो आंखें खोलीं। सच कहते हैं कि सदका बलाओं को टाल देता है। बकरों का सदका करते ही नईम चाचा का बुखार उतर गया। डॉक्टरों के मुताबिक उस बुखार ने उनकी बिनाई पर बुरे असरात मुरतब किए, जो बहुत बाद में जाकर जाहिर हुए और आखिरी उम्र तक सूरज गुरूब होते ही नईम चाचा की बसारत कमज़ोर हो जाती। लेकिन ये कमज़ोरी भी आगे चलकर उनके लिए एक नेमत साबित हुई और रफ्ता रफ्ता उनकी रूहानी बसीरत में इजाफा होता चला गया। तुलसीदास मुझे क्यों हासिल करना चाहता था, उसके क्या मकासद थे? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये सारी बातें आप पर वाज़ेह होती जाएंगी। अम्मा बताती हैं कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा मारा जा रहा था। अम्मा के वालिदैन और बहन भाई दिल्ली में रहते थे। वो लोग जिस ट्रेन से लाहौर जा रहे थे उसके बेशतर मुसाफिर दहशतगर्दों ने मार दिए। उस हमले में अम्मा के मैके का हर फर्द मारा गया। इस बात की इतला अम्मा को लाहौर पहुंचकर मिली। हालात को देखते हुए दादाजी ने हवाई जहाज से सफ़र करने का फैसला किया था, लेकिन उसके लिए भी बनारस से बजरिया ट्रेन दिल्ली या बम्बई जाना पड़ता। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। बिल आखिर राजस्थान के रास्ता बजरिया ट्रेन ये लोग पाकिस्तान के सूबा सिंध में दाखिल हुए। कराची पहुंचकर दादाजी ने अपने एक दोस्त मुख्तार अली के बारे में मालूमात की, जो किसी सरकारी इदारे में अच्छे ओहदे पर फायज थे और 14 अगस्त 1947 से काफ़ी अरसा पहले ही पाकिस्तान आ चुके थे, ताकि पाकिस्तान के क़याम का ऐलान होते ही वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए काम कर सकें। अम्मा बताती हैं कि कराची में किसी स्कूल की इमारत के अंदर 3-4 हफ्ते हम लोगों ने गुजारे। उन दिनों दादाजी अपनी जायदाद के क्लेम के लिए रोज़ाना दफातर के चक्कर लगा रहे थे। नया नया मुल्क बना था और ऊपर से हिंदुस्तान से मुसलमानों के लुटे पिटे काफले चले आ रहे थे। उनके लिए फौरी तौर पर रिहाइश और ग़िज़ा के मसाइल ही कम गंभीर न थे। वालिद साहब को फौरी तौर पर मुलाजमत मिल गई। बाकी चाचा भी इन हालात में हर किस्म की मेहनत मजदूरी के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए सुबह होते सारे मर्द निकल जाते और शाम तक वापस लौटते। अम्मा को ऐसे कठिन हालात का ज़रा भी तजर्बा न था। जिस स्कूल के क्लासरूम में ये लोग ठहरे थे
उसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और कराची में बारिशें हो रही थी। रात के वक्त उन खिड़कियों से ऐसी सर्द हवा आती कि सबके दांत बजने लगते। चुनाचे उन खिड़कियों पर चादरें बांधी गईं। रफ़ा हाजत के लिए स्कूल में 2 बैतुल खला थे और उस वक्त स्कूल में कई सौ अफराद बैक वक्त मुकीम थे। उनमें हर तरह के और हर तबके के अच्छे बुरे अफराद एक साथ रह रहे थे। गो के एक भंगी उन टॉयलेट्स की रोज़ाना सफाई किया करता था, लेकिन इतने ज़्यादा अफराद की वजह से वो मुस्तकिल ही गंदा रहता और कुछ लोग भी अपनी जहालत के सबब उसे गंदा कर देते होंगे। अम्मा हमारी कुछ ज़्यादा ही सफाई और नफासत पसंद थी। उनसे ये सब क्यों कर बर्दाश्त होता होगा। खुद अम्मा ही बताती हैं कि जिस वक्त भंगी सफाई करके जाता उसके फ़ौरन बाद वो रफ़ा हाजत के लिए जाया करती। एक रोज़ इत्तफाक से भंगी नहीं आया और अम्मा जब टॉयलेट गईं तो बदबू के भभकियों से उनका दिमाग चकरा गया और उनकी जो उल्टियाँ शुरू हुईं तो रोके न रुकी। दोपहर को दादाजी आए तो जब तक अम्मा बेहाल हो चुकी थी। उस वक्त कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम तादाद में थी। दादाजी भागे भागे गए कि किसी सवारी का इंतज़ाम करें और अम्मा को अस्पताल या डॉक्टर के क्लिनिक ले जाएं। काफ़ी तलाश बिस्यार के बाद एक गधा गाड़ी का बंदोबस्त हो सका। अम्मा को गधा गाड़ी में बमुश्किल बिठाया गया। साथ में ठहरी हुई एक खातून अम्मा के साथ गई और एक ने मुझे संभाला। डॉक्टर ने दवा दी। दवा खाने के बाद शाम तक जाकर कुछ अफाका होना शुरू हुआ। दादाजी और अब्बू दोनों ही मुस्तकिल किसी घर की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन उस वक्त कराची बहुत ही छोटा सा शहर था और महाजरीन की आमद मसलसल थी, इसलिए काम इस कदर आसान न था। अम्मा को कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्हें बैठे बैठे चक्कर आने लगते। साथ में ठहरी एक खातून के दिल में अल्लाह ताला ने हमदर्दी डाल दी थी। वो बेचारी अम्मा का बड़ा ख्याल रखती। जब तक अम्मा बीमार रहीं उन्होंने मुझे भी संभाला हुआ था, लेकिन उनके अपने भी छोटे छोटे बच्चे थे और उन्हें भी अपने काम करने होते थे, इसलिए वो मुझे अपने कमरे में ले जाती और थपक थपक कर सुला देती। जब मैं सो जाता तो वो अपने काम में लग जाती। एक रोज़ उन्होंने इसी तरह मुझे लिटाकर अपना काम शुरू किया। स्कूल के हर क्लासरूम में एक एक फैमिली ठहरी हुई थी। हर एक ने कमरों में अपने खाने पकाने का बंदोबस्त भी कर लिया था, लेकिन बर्तन वगैरह धोने के लिए बाहर जाना पड़ता था। वो बर्तन धोने के लिए बाहर गईं। उनके बच्चे भी बाहर खेल कूद रहे थे। स्कूल के पीछे कीकर की झाड़ियाँ उगी हुई थीं। उनमें बहुत से अशरातुल अर्ज़ मौजूद थे, यानी कीड़े मकोड़े। उस रोज़ एक स्याह नाग खिड़की के रास्ते उस कमरे में आ गया जहाँ वो खातून मुझे लिटा कर गई थी। जिस वक्त वो खातून धुले हुए बर्तन उठाए कमरे में दाखिल हुई तो उनकी पहली नज़र 1.5-2 गज लंबे स्याह नाग पर पड़ी जो मेरे पैरों की तरफ बढ़ रहा था। उनकी चीख निकल गई और हाथ से बर्तन छूट कर गिर पड़े, लेकिन इतनी देर में सांप अपना काम कर चुका था। उसने मेरे दाएं पैर में डसा और खिड़की के रास्ते वापस चला गया। उसकी चीख सुनकर इर्द गिर्द की औरतें भी आ गई थीं। उस औरत की आवाज़ हलक में फंस गई। अम्मा भी दीवार के सहारे उस तरफ आईं, लेकिन मेरी तरफ किसी की तवज्जो ना गई। सब उसे पकड़कर पूछ ही रही थी कि आखिर क्या हुआ है। एक ने उसे पानी पिलाया तो बड़ी मुश्किल से उसकी जुबान से 2 लफ्ज़ अदा हुए, सांप, मुन्ना। जैसे ही उसने मुन्ना कहा अम्मा मेरी तरफ लपकी। सांप के डसने की तकलीफ से मैं उस वक्त जाग गया था और मुसलसल रो रहा था। सांप के दांत लगने से मेरे पैरों से ज़रा सा खून भी निकल आया था। अम्मा ने खून देखा और बेहोश हो गई। अम्मा वैसे ही दिल की कमज़ोर वाक़ई हुई थी और ऊपर से उल्टियों की शिकायत के बाद से जिस्मानी कमज़ोरी बढ़ गई थी। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी और अब मैं रोने के बजाय आंखें ऊपर चढ़ाए हल्की हल्की सिसकियां भर रहा था। उस वक्त स्कूल में 2-1 मर्द भी मौजूद थे। उन्होंने फ़ौरन तांगा मंगाया और मुझे लेकर अस्पताल की तरफ चले। रास्ते में नईम चाचा आ रहे थे। वो दरअसल उस रोज़ काम पर नहीं गए थे, बल्कि दादाजी को लेकर उनके दोस्त मुख्तार अली से मिलवाने गए थे, जिसकी पोस्टिंग लाहौर में हुई थी और वो किसी काम से कराची में आए हुए थे। इत्तफाक से नईम चाचा की उनसे मुलाकात हो गई, लिहाजा वो अगले रोज़ ही दादाजी को लेकर उनसे मिलाने के लिए ले गए। मुख्तार अली से बहुत सी बातों के साथ साथ दादाजी ने जायदाद के क्लेम का तज़किरा किया। मुख्तार अली भी अपने दरीना दोस्त की बेचारगी पर बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने कागजात वगैरह मांगे तो दादाजी ने कागजात लाने के लिए फ़ौरन नईम चाचा को रवाना कर दिया। यहाँ पहुँचकर नईम चाचा सब कुछ भूल भाल कर तांगे में बैठ गए। अस्पताल के बजाय किसी शाह साईं के डेरे पर ले गए। दरअसल नईम चाचा रूहानी बुजुर्गों की सोबत के बड़े मुश्ताक रहते थे,
जहाँ किसी ऐसे अल्लाह के बंदे का पता चलता, सारे काम छोड़ छाड़ उसके दर पर जा पहुँचते। यहाँ आकर भी उनका शौक कायम था और वो अक्सर काम से फारिग होकर शाह साईं की बैठक पर पहुँच जाते। जब तांगा शाह साईं के दर पर पहुँचा तो वो अपने घर के बाहर बैठे हुक्के का कश लगा रहे थे। नईम चाचा ने मुद्दा बयान किया और मुझे उनके सामने कर दिया। उस वक्त मेरे पैर में किसी ने कस कर कपड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, ओह, इसे कुछ नहीं होगा, घबरा मत, घबरा मत। फिर उन्होंने अपने खादिम को आवाज़ दी, बच्चल ओ बच्चल, और बच्चल भागा भागा हाजिर हुआ तो उसे सिंधी जुबान में कुछ हिदायत की। चंद मिनट में बच्चल घर के अंदर से शीशे का मर्तबान ले आया। मर्तबान में शायद कोई तिरयाक था जिसे शाह साईं ने फिरेरी से मेरे पैर में लगाया, और जिस जगह सांप ने अपने दांत गाड़े थे वहां अपने हुक्के से राख लेकर मल दी। मेरे माथे पर हाथ रखकर थोड़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे, फिर सर से पैर तक मुझे दम किया और नईम चाचा की तरफ देखकर बोले, वैसे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी माँ से कहो इसे दूध पिलाए, मगर डॉक्टर को भी ज़रूर दिखा देना, उसे भी तो अल्लाह ने बिठाया है, वरना इस बच्चे का बाप भी तो नाराज़ होगा। नईम चाचा फिर मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। उसने मुझे इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं दी। शाह साईं ने दुरुस्त कहा था, मेरे वालिद पीरों फ़कीरों को बिल्कुल नहीं मानते थे। इस वाक़या के बाद हर साल बरसात ख़त्म होते ही जब 14वीं की रात आती तो वो सांप नमदार होता और डसने के लिए मेरी तरफ बढ़ता। 3-4 मरतबा तो ये मोज़ी अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गया और कितनी ही बार मुझे बचाया गया, लेकिन हर मरतबा ये सांप भागने में कामयाब हो जाता। गो के उसे मारने के लिए बहुत कोशिशें की गई। कराची के बाद हमारा ठिकाना लाहौर था और फिर पंजाब का एक छोटा सा शहर चुनिया। मेरे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, ये जानने के लिए आप इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिज़ा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।